बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के मौका पर एक बहुत ही भरपूर अंदाज में हुकूमत को जवाब देने की कोशिश की है। जो JIT की रिपोर्ट थी फेक बैंक अकाउंट्स केस में, तो उसमें आज एक नया नारा भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि ज़रदारी बहाना है लेकिन बिलावल असल निशाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस केस में मुलव्वस जो 172 अफराद को ECL पे डाला गया है, तो ये जो लोग हैं इनमें आसिफ जरदारी साहब तो हैं, फरियाल भी हैं, लेकिन बिलावल इसमें अभी तक शामिल नहीं है और बिलावल साहब का नाम भी है JIT रिपोर्ट में। इसके अलावा भी कुछ लोगों के नाम हैं जिनके हमें बताया गया है कि इस JIT रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में अभी पेश हुई है और जो मीडिया को लीक की गई है या मीडिया को फ्राहम की गई है, उसमें तो नाम नहीं है, लेकिन बाकी जो रिपोर्टें हैं उसमें उनके नाम हैं। तो ये मामला कहाँ तक जाएगा और इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर महमूद कियानी साहब, वफाकी वज़ीर बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज और ये तहरीक इंसाफ नॉर्थ के सरबराह भी हैं, और गड़ी खुदाबख्श भुट्टो लाड़काना में हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर जनाब आजिज़ धामरा साहब, और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून। तो अगर आप इजाज़त दें कियानी साहब, मैं आज धामरा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूं। बिल्कुल, आज बरसी है। अच्छा धामरा साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है, तो आज तो हम बहुत से लोग जो हैं वो ये सुनना चाह रहे थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में जिस शख्स को अपना कातिल नामज़द किया था, परवेज़ मुशर्रफ जिसका नाम है, तो वो अभी तक एहतसाब के दायरे में क्यों नहीं आया, उसका ट्रायल अभी तक क्यों नहीं हो सका। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी थी और पीपल्स पार्टी जो है वो JIT में लगाए गए इल्ज़ामात को डिफेंड कर रही थी, बेनज़ीर भुट्टो की बात कम हुई, JIT के इल्ज़ामात की बात ज़्यादा हुई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें मीर साहब, आज की जो तकारीर हैं उसमें भी वो तसलसल था जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ या जिन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना ख़ुद शहीद बीबी बनी थी। तो आज भी जिस वफाक की जंजीर को तोड़ने की कोशिश की गई, जिस सोच ने तोड़ने की कोशिश की गई, और आज जिस मज़ार के कब में मैं यहाँ बैठा हूँ, तो वो आज भी वफाक पाकिस्तान की अलामत के तौर पर है। और जिस जंजीर को बार बार तोड़ने की कोशिश की गई शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उस अदालती मर्डर से लेके, और शहीद भुट्टो के बाद और शहीद बीबी को जो रावलपिंडी में बमों से शहीद किया गया, तो फिर पाकिस्तान खप्पे के अलामत के तौर पर आज भी गड़ी खुदाबख्श में है। और आज की गुफ्तगू का मेन सबब ही यही था कि ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जिसकी लीडरशिप को पहले तो जुडिशरी के थ्रू एक सज़ा आई, और उसके बाद उस बेंच में मौजूद एक जज साहब ने माना कि जी मैं उस बेंच में था मगर हमसे ज़्यादती हो गई, और आज पूरी दुनिया इस जो शहादत है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि उसको अदालती मर्डर कहती है। उसके बाद खुद शहीद बीबी की शहादत, खुद बीबी के ऊपर इतने इल्ज़ामात कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को, और आज जब आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात कर रहे हैं तो 3 साल की कम उम्री में उन्होंने सारी पाकिस्तान की अदालतों के चक्कर जो है वो काट चुके हैं और अपने बाप के कैदी बाप के मुलाकातें कर चुके हैं। और 11 साल के कैद के बाद भी आज पीपल्स पार्टी ये सवाल कर रही है कि खुद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का इंसाफ की मुंतज़र है पीपल्स पार्टी, उसके बाद खुद शहीद बीबी की शहादत के हवाले से आज भी मुंतज़र है। तो ठीक है, उसी पार्टी के खिलाफ अगर कोई JIT बनती है, और पहले आसिफ अली जरदारी साहब के घोड़ों उसके मुरब्बों की बात होती थी, आज जो है वो इजाफा ये हुआ कि कुत्ते और उनका खाने की बात हुई है। हाँ। तो हम फेस करेंगे, हम अदालतों से ठीक है, तो नहीं लड़ेंगे, अदालतों में अपनी कानूनी पोजीशन से अपनी जंग जरूर लड़ेंगे। और क्रॉस द बोर्ड एक एहसाब जो उन्होंने एक ढोंग रचाया हुआ है मौजूदा हुकूमत, एक तरफ तो कहती है कि हमारा ये एहसाब नहीं है, एहसाबी इदारों का है, और फिर दूसरी तरफ जब JIT पेश होती है, ये मामला होता है JIT और सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, मगर जो अकाउंटेबिलिटी के एडवाइजर साहब हैं वो मिलते हैं JIT से रात गए तक, ठीक है, और फिर वो JIT पेश होती है अच्छा सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी सिर्फ एक रिपोर्ट सामने आई है, अभी 25 रिपोर्टें और भी हैं, एक 25 रिपोर्टें अभी और भी हैं, और वो भी आपको भी पढ़नी है और मुझे भी पढ़नी है।
आमिर महमूद कियानी साहब, बिलावल साहब ने जो आज तकरीर किया, उनका जो लबो लहजा था बहुत तल्ख था, बहुत धुआंधार था। उसमें उन्होंने जो JIT की रिपोर्ट है उसके बारे में क्या कहा है, आप जरा सुने फिर उसका जवाब दें। ये जो JIT रिपोर्ट है झूठ झूठ और सफेद झूठ है। ना मैं इसको मानता हूं और ना इस मुल्क के अवाम इसको मानेंगे। ऑनरेबल कोर्ट्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑनरेबल कोर्ट्स को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ऑनरेबल कोर्ट्स को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मगर मुझे यकीन है कि ऑनरेबल कोर्ट्स इस झूठी जाली JIT को रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। जी कियानी साहब, बिलावल साहब ने कोर्ट्स के साथ कोई बराह रास्त मुहाजरा ही नहीं की, उम्मीद का इजहार किया कि JIT रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें मीर साहब, मसला ये है, इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी है इस करप्शन के साथ इनकी कि अभी आप उनका लहजा देख रहे हैं। ये लहजा खुद एक इंडिकेटर है कि ये इस वक्त बिल्कुल भुतलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, और ये जो इन्होंने तकरीर की बेनज़ीर को भूल गए हैं, और इनको एक सर पे जो आफत आ गई है जो उनके अपने करतूतों का नतीजा है ऑब्वियसली, और जो इन्होंने इतने अरसे पीरियड में जो इन्होंने सारा कुछ लूट और कसूट किया। ये रिपोर्ट देखें ना, इस रिपोर्ट है मेरे पास, इससे कहाँ से शुरू करूँ और इसे कहाँ ख़त्म करूँ, ये उसका 100वां हिस्सा जो एक्चुअली जो विटनेसेस हैं। और इसमें इस बार तो ये हुआ है कि सारी चीज़ें इतनी कनेक्टेड हैं कि ये जो मर्जी जोर लगाते हैं और जितनी मर्जी पॉलिशें करते हैं, इस बार इनका निकलना नामुमकिन के करीब है। क्योंकि मैं खुद भी इसको पढ़ता रहा हूँ, खुद भी लॉयर हूँ, इनके लिए यहाँ से निकलना नामुमकिन है। और ये जो तकरीरें फरमा रहे हैं, ये इनकी आदत है। जरदारी साहब पहले ईंट सींट बजा के गए थे, एक साहब आए थे लोहे के चने चबाने लगे, इस तरह के अब क्योंकि फंस गए हैं। अब ये दोनों ऐसे, इन्होंने पहले की तकसीम आपने देखा, 10 साल पंजाब में, 10 साल सिंध में, फेडरल गवर्नमेंट 5 साल उनकी और 5 साल इनकी, वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि और अब ये सोचा था कि अब हम ये करेंगे कि इनके खिलाफ हमारा मुकाबला है, तो इस बार जो अगला टेन्योर है हम इकट्ठे मिल के चलेंगे। लेकिन मिल के भी बेचारे उस काबिल नहीं रहे कि वो चल सकते, लिहाजा इनका ये हालात इनके बस से बाहर हैं। और इस बार इंशाल्लाह हामिद भाई साहब कोई हो वो स्पेयर नहीं होगा, चाहे ये जरदारी साहब। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहते हैं ना हमारा ये बहाने ढूंढ रहे हैं, ये सारा कुछ हमारी गवर्नमेंट से पहले ही शुरू हो गया था। ठीक है, ये तमाम तर पहले शुरू तो अब आपकी गवर्नमेंट जरदारी साहब को गिरफ्तार करेगी या उनको डिस्क्वालीफाई करेगी? देखिए जी, जो कोर्ट ये सामने कोर्ट के खुद JIT कोर्ट ने बनाई, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, उसके प्रूफ्स आ गए, उसको सारा कुछ आया। अगर गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ द स्टेट, अगर जुडिशरी जब कहेगी अरेस्ट करने की तो डेफिनेटली अरेस्ट करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? जब ये फैसला एक सुपीरियर कोर्ट करती है तो वी आर बाउंड टू। राना सनाउल्लाह साहब, आज बिलावल साहब की जो तकरीर थी उसमें उनका लबो लहजा बहुत ही तल्ख था, लेकिन उन्होंने कोर्ट्स का जिक्र बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ किया है। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस एहतराम के साथ बिलावल साहब कोर्ट्स को एड्रेस कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून भी कोर्ट्स को वही एहतराम देगी, या आप जो है वो अपनी जो एक पुरानी पॉलिसी जिसके बारे में कहा जाता है ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ की पॉलिसी है, उस पर चलेंगे? नहीं, देखें मीर साहब, इसमें कोई किसी की भी जो है वो पॉलिसी नहीं हो सकती, ना मरियम नवाज साहबा की, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब की। देखें कोई भी मुल्क हो, मुआशरा हो, कोई इंसान हो, वो अपने माजी से जो है वो जुड़ा होता है। जिस मुल्क में जो है वो इस किस्म के वाक़यात हुए हों, ये हमारी और मेरी और आपकी होश के वाक़यात हैं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट से फांसी की सज़ा दी गई थी और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सज़ा कंफर्म या बहाल रखी गई थी, उस वक्त भी अखबारात में यही आ रहा था कि जी इंसाफ का बोलबाला हुआ है। उस वक्त भी कुछ लोग बैठ के कियानी साहब की तरह कागज़ लहराते थे, जी देखें ये तो जुर्म इस तरह से साबित हो गया, ये बच ही नहीं सकते, ये निकल ही नहीं सकते। और उसके बाद फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो कि चीफ जस्टिस भी रहे, उन्होंने वो कहानी बयान की कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर था कि इसको फांसी दो। इसी तरह से और बहुत सारे वाक़यात जो है वो मैं इस यानी जो हमारी पिछली को 30, 35, 40 साल की तारीख़ है उससे दे सकता हूँ।
लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपके सामने भी और कियानी साहब के सामने भी मैं रखनी चाहूँगा। हालांकि कियानी साहब को मैं बड़ा संजीदा आदमी समझता हूँ, इन्हें इस किस्म के करतूतों करतातों वाली बात नहीं होनी चाहिए। करतूत यहाँ के बाकियों के भी जो है ना वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है हाँ कि फिर ठीक हम है, एक दूसरे के करतूत जो है वो मेहरबानी बैठ करें, के आप मेहरबानी करें सामने उस लाएं। तरफ ना जाएं, आप उस तरफ ना जाएं। जो लाते हैं, नहीं, जो लाते हैं मैं उन्हीं के सामने लाता हूँ। मैं जो आदमी संजीदा गुफ्तगू करे बिल्कुल उसके साथ जो है वो उसी पैमाने में बात करते हैं। मीर साहब, एक बात है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मंसूब है उनकी हदीस के तौर पे, और हमने और आपने क्योंकि मुतअद्दिद बार पढ़ा भी है, सुना भी है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुस्तनद है। आपने फरमाया कि ए मुसलमानों, तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हुई कि वो जब कोई कमज़ोर जो है वो कोई जुर्म करता तो उसको सज़ा देती, और ताकतवर जुर्म करता तो उसको सज़ा ना देती। उन्होंने ये नहीं कहा कि इससे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि वो करप्शन करती थी, ये भी नहीं कहा कि इसलिए तबाह हुई कि वो जो है वो कुफ्र पे चलती थी, ये भी नहीं कहा कि वो जुल्म पे चलती थी। बात ये है कि अगर हम तीनों बैठे हैं यहाँ पे चारों, अगर हमारा एक जैसा जो है वो जुर्म हो, कोई भी हो, करप्शन हो, कोई हो, हम में से किसी एक को पकड़ के जो है वो आप को सज़ा दे दें, भला उसका जुर्म हो, वो बिल्कुल 100% नहीं, ये कागज़ लहरा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे भी आगे जो है वो उसका जुर्म साबित होता हो। इस इंसाफ को, इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा। ठीक है, ऐसा एहतसाब जो है ये कौम को तबाह कर देगा। ये भी तबाही की तरफ जा रहे हैं। क्या ये जो JIT की रिपोर्ट जरदारी या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनी है, क्या इस किस्म की रिपोर्टें, इस किस्म की JITs और यहाँ पे कुछ किरदार नहीं हैं? ठीक है, अब मैं नाम नहीं लेता आपके प्रोग्राम में, यहाँ पे ऐसे ऐसे किरदार हैं, ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि ये अशरे अशीर लगे। अच्छा, इस रिपोर्ट को, JIT को आप दुरुस्त भी माने, चलें इस पे तो बात ये है कि जब इस तरह से होगा, अब ये आप जो फैसला है मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, आप मीर साहब उस फैसले को पढ़ें जी। मैं तो कहूँगा कि उसका उर्दू में तर्जमा करके जो है वो लोगों तक पहुँचाना चाहिए। वो इस तरह से लोगों को सजा दी जाती है। चलें ठीक है, राना साहब इस पर तरह दोबारा से बात लोगों करते के हैं। खिलाफ धामरा जो है वो साहब, मरफूजे की बुनियाद के ऊपर जो धामरा है, साहब आपसे मैंने अगर इस तरह से एहतसाब होना है। धमरा साहब, मैंने आपसे ये सवाल करना है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनकी मैं बात करूंगा आज, क्योंकि ज़्यादा गुफ्तगू JIT के बारे में हो रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब जलावतनी ख़त्म करके 2007 में पाकिस्तान वापस आई थी तो उस वक्त तक मुशर्रफ साहब एक NRO जारी कर चुके थे, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो जो डायलॉग था जिसकी वजह से उनका NRO की वजह से डायलॉग शुरू हुआ था, उसके बारे में क्या कहा था, मैं आज आपको और तमाम पीपल्स पार्टी की क़यादत को वो याद करवाना चाहता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मुशर्रफ के साथ जो डायलॉग था उसके बारे में क्या कहा। I can't see how I can team up with somebody who raises hopes and dashes them, who makes commitments and moves the goalpost. He talked with me about a roadmap for democracy and imposed martial law. He says one thing and he does the opposite. So I don't see how I can get back to talking with General Musharraf, particularly since I've met civil society and I've met other political parties and none of them are ready to talk with him. So I'm afraid I can't set myself up for breaking the consensus and then finding that the hopes have been dashed. दाबरा साहब, बहुत क्लियरली बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मुशर्रफ के साथ कहा कि डायलॉग नहीं हो सकता, यानी कि NRO नहीं हो सकता। उसके बाद वो शहीद हो गई। तो जब उन्होंने वो डायलॉग मुशर्रफ के साथ ख़त्म कर दिया था तो पीपल्स पार्टी ने वो NRO गले से लगाए रखा, परवेज़ मुशर्रफ को भी जाने दिया, उसको वापस लाने के लिए भी कोई कोशिश नहीं की। आप उनको, जो मुशर्रफ साहब के सरपरस्त थे, उनको खुश करने की कोशिश करते रहे और फिर आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई। अब आप सिंध तक महदूद हो गए हैं। अब JIT रिपोर्ट सामने आई है तो आप कह रहे हैं जनाब के हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, और आप जो है वो आज बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बात नहीं कर रहे जिन्होंने मुशर्रफ के साथ NRO ख़त्म कर दिया था। आप JIT में इल्ज़ामात को डिफेंड कर रहे हैं। आप किस तरह ये कहेंगे कि आप बेनज़ीर भुट्टो के रास्ते पर चल रहे हैं? देखें मीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर जो सियासी हालात हैं उस पर नज़र रखी हुई है और सबकी बात कर रही है।
जनरल मुशर्रफ से बिल्कुल बीबी की आपने बात सुनाई, उनको हम इंडोज भी करते हैं, मगर यही जनरल मुशर्रफ इन्हीं बातचीत के हवाले से इससे वर्दी भी उतरवाई, उनको सदारत से भी निकाला, और वो जो एक आमरीत की कंडीशन थी जिससे कई जनरल मुशर्रफ जैसे ऐवान सदारत में बैठ के और एक पार्लियामेंट जो एक मुंतखब पार्लियामेंट होती थी उसको जुम्बश कलम से ख़त्म कर देते थे, ये सारी चीज़ें आइन को ठीक करने के लिए जनरल मुशर्रफ को इक़्तिदार से निकालना, फिर उसको वर्दी उतारने पर मजबूर कर दिया गया। ज़ाहिर है इस मुल्क में इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें आप ये तो माने ना, आप ये मानेंगे दामरा साहब, पीछे नजर आएगा दामरा साहब, आप ये मानेंगे कि परवेज मुशर्रफ को बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अपनी जिंदगी में अपना कातिल नामजद किया, आपने उसको सजा दिलवाने के लिए कोई सरगर्मी का मुजाहरा नहीं किया क्योंकि आप ताल्लुकात अच्छे रखने चाहते थे मुक़्तदर कुव्वतों के साथ? फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आज आप चीखो पुकार कर रहे हैं। मीर साहब मैं सख्त तरदीद करता हूँ कि शहीद बीबी के कातलों से कोई हमारे राब्ते या वास्ते अच्छे रखने के लिए हमने कोशिश की होगी। आपको मालूम होगा कि जिन लोगों को जो कातिल कुछ पकड़े भी गए उनको अदालत ने जब रिलीफ दिया तो पीपल्स पार्टीज की अगेंस्ट अपील में भी गई हुई है, और वो लोग जिनको छोड़ा गया, जो कातिल थे जिनको छोड़ा गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, एक कानूनी पहलू है और अदालत ने जिन लोगों को छोड़ा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनको अपना कातिल नामजद नहीं किया था। उन्होंने क्लियरली मार्क सीगल को लिखी जाने वाली ईमेल में परवेज मुशर्रफ को अपना कातिल नामजद किया था। मैं तस्लीम करता हूं मीर साहब आपकी इस बात को, मगर वही परवेज मुशर्रफ जिसके खिलाफ शहीद बीबी का केस था, मगर वो इस मुल्क में एक कानून तो है ना, इसमें इदारे तो है ना, जब वो बार बार हमारा एहतसाब करते हैं, बार बार इस तरह की GIT बनती हैं, तो आखिर कोई तो यहाँ पर एक कानून है, इदारे हैं, उनकी भी एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक शख्स के ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम है और वो अगर वापस नहीं आ रहा है, आर्टिकल 6 पाकिस्तान में पहली मरतबा आपने उसको वापस लाने के लिए क्या किया? उसके बावजूद अगर आपकी हुकूमत 5 साल रही, आपने उसको वापस लाने के लिए क्या किया? देखें, पहली बात तो मीर साहब जब आर्टिकल 6 लगने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, जिस शख्स पे आर्टिकल 6 लगा और पहली मरतबा पाकिस्तान में ऐसा हुआ, तो वो शख्स जब बाहर जाते हैं और वापस नहीं आते तो आखिर हुकूमत के अलावा भी कुछ इदारे होते हैं ना, ठीक है, जो इस सारी सूरत हाल पे नजर रखते हैं कि किस तरह एक शख्स जो है वो बाहर जाता है और वापस नहीं आ रहा, और जो कातिल जिनकी जमानत हुई थी उसके खिलाफ हम अपील में गए हुए हैं और इस केस को बाकायदा परसू कर रहे हैं। जी, हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। आमिर कियानी साहब, ये जो GIT रिपोर्ट है इसके हवाले से शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि तकरीबन 15 रेफरेंसेस जो हैं वो दायर होंगे। तो 15 रेफरेंसेस अगर दायर होंगे तो उसमें सिंध बैंक, नेशनल बैंक, समिट बैंक, इसके लोगों पे भी मुकदमे दायर होंगे, जिनको जेली अकाउंट्स से पैसे मिल रहे थे उनके खिलाफ भी दायर होंगे, और भी इसमें लोग आएंगे। तो ये जो 15 रेफरेंसेस हैं, अंदाज़न आपके ख्याल में मामला कितने महीने, कितने साल तक चलेगा? हामिद साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो आपने पिछले बात उनसे की, देखें राना साहब ने कहा कि जी वो सुना दिया कि उस दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर में ये जी बातें करते हैं, करप्शन की बात नहीं हुई। बात ये है कि ये अगर अभी रिसेंट 6 महीने पहले जो एक दूसरे के खिलाफ पेट फाड़ते रहे और सड़कों पर घसीटते रहे, ये बातें एक दूसरे के बारे में एक सॉलिड, आप हज़ारों तकरीरें निकाल लें, एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने साबित करने की कोशिश की, तो ये बातें कोई नई नहीं है इनके लिए, ये आपस में भी ये कन्विंस हैं इस बात में, इनको कोई शक नहीं है। और दूसरी जब आपने की अपना मुशर्रफ साहब की बात, तो इन दोनों जमातों ने जब मुशर्रफ साहब को रवाना किया है तो उन्हीं से ओत लिया है, उन्हीं से बैठ के इन्होंने असम्बलियों में हल्फ उठवाए हैं। तो तब ना जाने देते, अगर इनका इतना ही कन्विक्शन थी, अब गवर्नमेंट क्यों नहीं लाती या पहले क्यों नहीं लाती थी, तो आप तो 10 साल रहे, आपने मुशर्रफ के खिलाफ क्या किया? आपने तो खुद ही उनके हाथ से हल्फ उठाए और सब कुछ किया। तो आज आपको ये बातें याद आ गई, तो मैं समझता हूँ कि अपनी पहले नज़र दौड़ा लें जो पिछले 25-30 साल आपने किया है। और आपने जहाँ तक GIT की बात की, देखिए जी, रेफरेंसेस जितने भी हों, ये इतना ये कह रहे हैं, भाई मेरे कह रहे हैं जी कागज़ लगाने की बात, ये खुद भी पढ़ लें, इसमें इनको बिल्कुल क्लैरिटी नज़र आ जाएगी, पार्टी को भी और इनको भी बिल्कुल क्लियर है। बैंक्स इन्वॉल्व हैं, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हैं, क्लैरिटी ऑफ अकाउंट्स है। ये वो ट्रेल नहीं है कि जी वो गैबाना कोई नहीं है, ये सॉलिड प्रूफ है जो बैंक्स के थ्रू, जिस तरह बैंक्स को यूज़ किया गया, नेशनल बैंक को यूज़ किया गया, समिट एक इनका अपनी पार्टनर
बंदा ही था जिसे सबमिटमेंट खरीदा गया, उसकी पेमेंट उधर, बल्कि जो अरबी था उसने कहा जी मेरा उससे तल्लुक ही कोई नहीं है, मेरी तो उसमें इक्विटी कोई नहीं है, इक्विटी भी इन्होंने खुद भरी है। सो ये बैंक्स के ज़ाहिर है जिन लोग इनके साथ शामिल थे वो सारे लपेट में आएंगे, ये मुमकिन नहीं है। और टाइम मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि टाइम इसमें इसलिए नहीं लगना कि जो प्रोसीजर्स का जो काम था बैकग्राउंड का वो JIT ने किया, गवर्नमेंट बिल्कुल गवर्नमेंट भी होगी, जुडिशरी होगी ऑन पेज। टाइम क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ट्रायल कोर्ट नहीं है। देखें टाइम इन द सेंस जब एक चीज जो मुश्किल काम था वो था इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, वो हो मैं गया। वो बात कर रहा हूँ, आपको पता है हमेशा इन्वेस्टिगेशन पे मार पड़ती है, वो ऑलरेडी सब हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है। अच्छा, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग। अच्छा, अब राना सनावाला साहब ये बताएं कि अब हुकूमत के कुछ वजीर जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ साहब ने एक हमें पेशकश किया है कि आप $2 अरब ले लें और मुझे छोड़ दें। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो तुर्की के प्रेसिडेंट है तैयब अर्दवान साहब, वो भी नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं। तो जब उनको एक अदालती फैसले के ज़रिए गिरफ्तार किया गया है और जब तक रिव्यू पिटीशन जो है उसका फैसला नहीं होता तो उनको कैसे रहा किया जाएगा? क्योंकि अब तो परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में नहीं है। पहले तो परवेज़ मुशर्रफ था, वो ऑल इन ऑल था, सारे फैसलों का इख्तियार उसके पास था, तो डील हो गई थी। तो अब किस तरह होगा ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है कि मुल्क के आइन और कानून में तो कोई इस किस्म की जो है वो गुंजाइश नहीं है। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह से कियानी साहब बात कर रहे हैं, तो कियानी साहब की खिदमत में ये अर्ज़ है कि हमारी आप तकरीरों को छोड़ें। मैंने जो बात की है, हम तो कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड एक ऐसा एहतसाब कमीशन हो जो सब का एहतसाब करे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि सिर्फ पॉलिटिशियंस का ना करे, सब का करे, और जो है वो अक्रॉस दी बोर्ड जो है वो एहतसाब होना चाहिए। फिर ही उस एहतसाब के ऊपर इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम का जो है वो एतमाद होगा। एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। एक बात राना साहब, आपने बड़ी अच्छी बात किया कि सबका एहतसाब होना चाहिए, उसका एक तरीका है, और वो तरीका यह है कि ये काम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कर सकती है, जिसके चेयरमैन अब शहबाज शरीफ साहब हैं। और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो ने अभी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की इस रिपोर्ट को अभी उन्होंने रिव्यू करना है आने वाले दिनों में, तो इसमें उन्होंने सब के बारे में बात की है। सब आप समझते हैं ना, सब सियासतदान की बात नहीं, की है, नहीं, वो नहीं कर सकती। किस तरह नहीं करेंगे जब इसमें लिखा हुआ है? नहीं, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें सबके बारे में लिखा हुआ है जी। मैं पार्लियामेंट भी तो कुछ करे ना, पार्लियामेंट एक मिसाल कायम करे कि पार्लियामेंट जो है वो सबका एहतसाब करे। चले ये लेके आए, ये एहतसाब बिल में जो है ये नहीं, अपना एहतसाब बिल को छोड़ दें, ये तो अभी एहतसाब बिल की जरूरत ही नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान का आइन मौजूद है उसके तहत ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी है। आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, आप ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि तमाम जो रियासत के इदारे हैं उनके फंड्स में होने वाली बेज़ाब्तियों का इसमें जिक्र है। और ये बात मैं आपको बड़े एतमाद से कह रहा हूँ। ये मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ये जो ऑडिट पैराज होते हैं, ये ना एहतसाब होता है, ना ये इन्वेस्टिगेशन होती है, ना ये करप्शन के ऊपर कोई मुकदमा या एलिगेशन होती है। ये सिर्फ इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं और पैरे जो है वो बाद में सेटल हो जाते हैं। अच्छा, ये तकरीबन 99% पैरा जो है वो बाद में सेटल हो जाते हैं। ठीक है। ये वो एहतसाब नहीं है, ये ना ही PAC कोई एहतसाब का अदारा है। मामला ये है कि एहतसाब बिल में जो है ये अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि हुक्म दिया है तो ये ले आए, उसमें रखें ये शिक कि ये सबका जो है वो एहतसाब होगा और कोई भी अदारा जो है वो एहतसाब से बाहर नहीं होगा, तो फिर ठीक है, इनको पूरी सपोर्ट मिलेगी, हर तरफ से जो है वो मिलेगी। चले, तो बात यह है कि ये अक्रॉस दी बोर्ड जब तक नहीं होगा उस वक्त तक इसके ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं होगा। अच्छा, चाहे आप इसको जो है वो बिल्कुल जिस तरह से मर्जी जो है वो इसको कहेंगे, ये पेपर में बड़ा ये वाज़ेह तौर पे क्लीन है। ये आजिज़ दामरा साहब, ये जो JIT की रिपोर्ट आई है, भले आप इसको मुस्तरद करते हैं, लेकिन क्या ये असूल का तकाजा ये नहीं है कि जो सिंध असम्बली में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो जो है वो कम अज़ कम कागजी कार्रवाई के तौर पे इसको देखे तो सही ना, कि इसमें जो सिंध बैंक है, सिंध बैंक से ओमनी ग्रुप को इतने बड़े बड़े कर्जे क्यों मिले हैं, इस पे तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है सिंध असम्बली की, उसको पूछना चाहिए। देखिए मीर साहब, पहली बात तो ये है कि सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ज़ाहिर गवर्नमेंट में है और वो इल्ज़ाम आ जाएगा कि भाई हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात कि इस JIT को कंट्रोवर्शियल किसने किया,
जी। मैं जो बात कर रहा हूं उस पर थोड़ा सा तबसरा होना चाहिए कि शहजाद अकबर साहब जो एक सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर्टी थी जीआईटी रिपोर्ट पेश करना, वो किस कैपेसिटी में जीआईटी से जाके मिले हैं और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। ये सहाफती हलकों की जानिब से ये खबरें मार्केट में आई हैं। और पीटीआई, ये कोई पूछे पीटीआई से कि वो क्या खौफ है बेचारी नैब को कि जुल्फी बुखारी के केस में प्रोसिक्यूटर जो है उससे दबाव के तहत इस्तीफा लिया जाता है। हाल ही में 5 प्रोसिक्यूटर ने केपीके के अंदर इस्तीफा दे दिया है आमिर साहब। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और बन्नी गाला केस में आपके डिप्टी अटॉर्नी जनरल केस से अलग कर दिए गए। बन्नी गाला एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो बड़े क्रेडिबल प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कहलाते हैं, उनका घर रेगुलर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि मैं थक गई हूं। उसको रेगुलर कराने के बजाय सीडीए का चेयरमैन चेंज हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर कब बनेगी जीआईटी? इसका जवाब ले लेते हैं। एसएसपी जो है, सिटिंग एसएसपी, वो दूसरे मुल्क में इसके जो है वो कत्ल किया जाता है। आज तक साइलेंट है सारी गवर्नमेंट। मौलाना समीर का कत्ल हो जाता है, हुकूमत साइलेंट हो जाती है। मेट्रो केपीके के अंदर जो है वो 86 अरब को तजावुज कर रही है, उस पर साइलेंट है गवर्नमेंट। और तरीन साहब के बेटे जो 1.5 अरब रुपए से ज्यादा क्रिकेट टीम पे खर्चा कर रहे हैं, वो सरकारी मीटिंगों में पाए जाते हैं तरीन साहब। अच्छा, तो ये जो क्रेडिबल हुकूमत है यार, इसका जवाब ले लें। कि खुद जी, जरा जवाब ले लें। धामरा साहब, जवाब ले लें। केस और पंजाब प्राइम मिनिस्टर केस में जवाब ले लें था। जी जी सर, बात ये है कि ये जो बनी गाला की बात करें भाई, की मसला ये कि ये इनको ये समझ नहीं आ रही कि मलक रियाज ने इनको कोठियां नहीं, ये मलक रियाज ने दी हुई चीजें नहीं है जो आपको घर तो दिए। और जो सीडीए का 40-35 वाली हेलीकॉप्टर की ड्राइवर, वो कह रहे हैं आपने सीडीए का चेयरमैन, 88,000 सीडीए का चेयरमैन क्यों तब्दील किया? आप तो बड़ी दावाएं करते हैं। एक मिनट, सीडीए का चेयरमैन क्यों तब्दील किया? सीडीए के चेयरमैन के इस हवाले से बिल्कुल कोई आप तल्लुक बनी या गाला वास्ता के नहीं है। उस केस धामरा साहब, मुझे इसका जवाब लेने देना। इनको समझना होगा कि ये इर्रेगुलर, क्योंकि जब आज से सीडीए का चेयरमैन मैं क्यों बदला? इस्लामाबाद से ताल्लुक रखता हूं, आज से कोई 10 साल पहले ये सीडीएस को कंट्रोल नहीं करती थी। लोकल लोग उसको जो काउंसलर होता था, अप्रूव लेता था। 1,65,000 घर हैं। ये भाई साहब को समझ नहीं आ रही। इर्रेगुलर इसलिए कि वो कोई कानून नहीं था। अच्छा, और हमने जो इसकी तरह कोई मलक रियाज से कोठियां लेकर नहीं बनवाई, इनको थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा। मलक रियाज से कोठियां? जी, इनके घर बनाए कहां से? अभी ये जो रिपोर्ट में तो मलक रियाज का जहाज भी, मलक रियाज का जहाज कौन कौन इस्तेमाल करता है? ये मैं गुजारिश ये कह रहा हूं कि इनको ये समझना होगा कि ये इतनी लूट चुके हैं कि इनको मालूम चाहिए कि इनको समझ ही नहीं आ रही कहां से शुरू करना है। और इनकी सोचें कि जो ये जो कराची की 88,000 कनाल पे बनी है, 30 मिनट हेलीकॉप्टर की फ्लाइट लेती है, 35 किलोमीटर बुलेवार्ड है, 88 तकरीबन को खरबों रुपए की जमीनें इन्होंने उनको दी हैं। अच्छा, सिर्फ अपने आपने कहा कि इनकी लीडरशिप ने के जो घर हैं वो मलिक रियाज ने बनाया, तो आपको पता है कि मलिक रियाज साहब के जहाज में कौन कौन फिरता रहा है? सर, जो भी फिरता रहा, तस्वीरें मौजूद हैं। लेकिन इनसे ये तो पूछिए कि इनकी ये कोठियां, घर, तरीन कहां के से जहाज आए? में कौन और ये फिर रहा है? एस्टेब्लिश हो चुका इनसे है। पूछिए। मलिक साहब की ये तरीन जो बताना नायल एक डिक्लेयर कराची नायल में है, उसके जहाजों में 88,000 का इमरान एक खान पीस साहब इकट्ठा फिरते करना, रहे। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने करके दिया। और उसके इमरान पैसे खान अली साहब जो किसके बेटा जहाजों है, में वो सफर सारे करते पैसे थे? घूम के इनके यानी अकाउंट में साहब, आए। अच्छा, इसमें तो क्या मुश्किल है? एक मैंने वक्फा लेना है, तो मेरी है कि एक वक्त पे सिर्फ एक आदमी अगर बोलेगा तो मुझे भी समझ आएगी और आवाम को भी समझ आएगी। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। इससे पहले कि मैं राना सनाउल्लाह साहब के पास जाऊं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि वक्फे से पहले हम जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, तो इसमें बहुत ही अहम और काबिल गौर चीज़ें शामिल हैं। मसलन ये कि जो हमारा जो एक सेंट्रल ज़कात फ़ंड है, यानी कि ज़कात फ़ंड जो है, उसके बारे में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ये कहती है कि इसमें 1 अरब 34 करोड़ 50 लाख रुपए के एक पैरा में रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया गया और अदायगियों और अखराजात में 2 अरब 14 करोड़ 50 लाख रुपए की बेकायदगियों के 8 केसेस पकड़े गए। यानी कि हमारे यहाँ जो है ना, ज़कात फ़ंड को भी नहीं बख्शा जाता। इसी तरह आगे चल के एक और जो है ऑडिट रिपोर्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जो PID डिपार्टमेंट है, इसके बारे में है। तो इसमें ऑडिट ऑब्जर्वेशन ये दी गई है कि 3 अरब 16 करोड़ 30 लाख रुपए के इश्तिहारात जो साल 2017 और 18 में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने जारी किए, इसकी ना कोई पॉलिसी थी, ना कोई गाइडलाइन थी, और मैनेजमेंट ने एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाने के कोई मकासद भी तय नहीं किए थे। यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके बगैर जो है ना, ये सारी कैंपेन चलाई गई।
इसके अलावा इसमें NLC भी है, FWO भी है, FBR भी है। और FBR के बारे में ये कहा गया है कि नाकाबिल कबूल रायतें और छूट देने से 4 अरब 10 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान किया गया। रेवेन्यू में रुकावटों से 5 अरब 32 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान किया गया। एडजस्टेड फैसलों के लिए दिए गए रेवेन्यू की अदम वसूली में 4 अरब 1 करोड़ रुपए का नुकसान किया गया और दरामदी अशिया की कम मालियत जाहिर करने और गलत दर्जाबंदी से 1 अरब 97 करोड़ का नुकसान किया गया। नुकसान ही नुकसान है इसमें। तो इसका यकीनन हमें उम्मीद है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन चीज़ों का जायजा लेगी। अब राना सुनाला साहब, मेरा सवाल आपसे ये है स्टील मिल भी शामिल करें इसमें, इसमें स्टील मिल भी है, PIA भी है, ये एक लंबी दास्तान है। अच्छा, अब राना साहब मुझे ये बताएं कि आप वक्फे से पहले कह रहे थे कि एहतसाब बिल जो है उस पे आए, ये सारी चीज़ें शामिल करें और बेरहमाना और गैर जानबदाराना एहतसाब किया जाए। लेकिन ये जो हमारी सियासत में कशीदगी पैदा हो गई है नवाज शरीफ साहब की सज़ा के बाद, JIT रिपोर्ट सामने आने के बाद, तो आपको नहीं लगता कि अब पार्लियामेंट में कानून साजी का रास्ता रुक गया है? देखें, इसमें जो कशीदगी पैदा हुई है, बिल्कुल उसका जो अल्टीमेट जो चीज़ें सामने आएंगी उसमें यकीनन ये कशीदगी जो है वो आड़े तो आएगी। एक मैं ये बात जो आप इतना ज़ोर दे रहे हैं ना, ये आप ऑडिट रिपोर्ट्स के ऊपर, वैसे अगले साल जब ऑडिट रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर कियानी साहब भी जो है ना वो ये बात जो मैं कर रहा हूँ उस बात से ज़्यादा जो है वो ज़ोर दे के ये बात करेंगे। देखें, किसी अदारे का बजट हो ना 4 अरब, तो ऑडिट पैरा जो है ना वो इरेगुलरिटी के 16 अरब के बन जाते हैं। ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ वहाँ पे जो है वो एक तरीक़ाकार है। ये एंटी करप्शन का या नैब का मुतबादल या नेमर बदल बिल्कुल नहीं है। ये और तरह की एक सारी जो है वहाँ पे एक्सरसाइज होती है। लेकिन बहरहाल देखिए, जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि पार्लियामेंट के माहौल को कशीदा बनाने के लिए जो पिछले 100 दिन से या 4 माह से गवर्नमेंट की तरफ से ज़ोर लगाया जा रहा है, यानी वहाँ पे माहौल को कशीदा बनाना जो अपोजिशन का काम है, लेकिन ये अपोजिशन जो है वो तावन की बात कर रही है और आगे से ये जो है वो माहौल, और इसमें इनके 2-3 आदमी उनको बड़ा अमल दखल है। कियानी साहब उनमें शामिल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये जानते हैं उनको कि उन्होंने कितना ज़ोर लगा के जो है इस माहौल को जो है वो कशीदा किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर ये नैब ऑर्डिनेंस में जो है वो कोई बेहतर अमेंडमेंट्स लाना चाहें या लाएंगे तो बिल्कुल हमारी लीडरशिप जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर तैयार है। और मेरे सामने नवीद कमर साहब ने भी बात चीज़ों के ऊपर एग्री किया है कि अगर आप इन चीज़ों को दुरुस्त करें तो हम आपके साथ, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आजिज़ दामरा साहब, पीपल्स पार्टी ने आज तनकीद तो बहुत की है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ असम्बली के अंदर कुछ करेंगे या असम्बली के बाहर सड़कों पे कुछ करेंगे। कुछ हमें आपकी जो हिकमत अमली है उसमें क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। देखें हामिद साहब कि वो तो बात का मामला है कि हुकूमत किस तरह के इकदाम उठाती जाएगी, और उसी तरह हम जारी है। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के आदी लोग हैं, हम इसलिए इनसे परेशान नहीं हैं। देखते हैं कि ये क्या करते हैं। और दूसरी, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि पार्लियामेंट अपना किरदार अदा क्यों नहीं करती। तो आपको मालूम होगा, याद होगा मीर साहब, कि जब पनामा केस आया था उसमें पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसने तमाम पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस को कहा था कि ऐसे TUR बनाए, क्योंकि इस मुल्क में सच एहतसाब का कानून मौजूद नहीं है। इदारे तो हैं, FBR भी है, एंटी करप्शन भी है और आपका नैब भी है, FIA सारी, मगर कानून नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेट के दोनों पार्टियों ने उस टाइम अदालत में जाने को बेहतर समझा और वो TUR पे अमल नहीं हो सका जिस पे हम करना चाहते हैं। अच्छा, अब आखिर में सामने ये अर्ज रखना चाहता हूँ, आखिर में एक बात मैंने कियानी साहब से पूछनी है। मीर साहब यहाँ पे एक लाइन मेरी ले लें जी, जल्दी टाइम नहीं है मेरे पास। मीर साहब इस वक्त जी, आखिरी बात में ये कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट के 156 है अपोजिशन के, जो थर्ड फोर्स है उसके पास बाकी वोट हैं, उनकी तरफ से थोड़ा सा अगर कोई रिलैक्सेशन हुई तो गवर्नमेंट जो है वो विदिन 3 डेज जो है ना बिल्कुल। कियानी साहब इसका जवाब दे दें कि आपकी हुकूमत 6-7 वोटों पे खड़ी है, ये 6-7 वोट चले गए तो आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये एक मॉरल उस ग्राउंड पे खड़ी है। 6-7 वोटों को छोड़ दें। आखिरी बात कियानी साहब के लिए अर्ज कर रहा हूं, आखिरी बात कि अभी जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आखिरी बातें हैं। इंशाअल्लाह ताला एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड, अगर ये मेरे भाई राना साहब
तो एहतसाब तो उनके पास बड़ा टाइम था, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं वो लोग लेके आए जो आज कहते हैं ये फॉरम बनना चाहिए? तो आपके पास तो पिछले 15 साल से 10 साल से हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं वो फॉरम्स बनाए? क्यों नहीं आपने एहतसाब किया? क्योंकि इनको पता था उस वक्त अगर इन अदारे ख़राब करने का मकसद ही ये था कि ये सर्वाइव कर जाएं, क्योंकि करप्शन ऑब्वियसली दोनों पार्टियों ने दबा के किया है। अनफॉर्चुनेटली आज ये फंस गए हैं, आज इनको दारे याद आ रहे हैं। दारे तो आपको तरीक़त में एतमाद का कोई खतरा कोई इंशाल्लाह खतरा नहीं। हामिद साहब इंसाफ पे राणा साहब इनको कोई खतरा नहीं है, अल्लाह के फजल राणा साहब इनको कोई खतरा नहीं है, कोई जवाब दे दें आप। बड़ा खतरा है। ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, इन्होंने कोई खतरा नौकरी नहीं है। में ताबेदारी में कमी की, उस दिन ये राणा फारग साहब हैं। तो अगर इन्होंने ताबेदारी में कमी ना जो ताबेदारी मर्जी करनी करें, पड़ेगी, राणा इतनी साहब नौकरी हो या करनी कोई हो, पड़ेगी, जो ये जिसने और corruption 2-4 किया माह से वो ज्यादा इंशाल्लाह इतनी एहतसाब नौकरी होगा। कर ही नहीं सकते। अच्छा, ताबेदारी कर ही एहतसाब नहीं पे सकते। पूछें, आप हमारी ये हुकूमत नहीं कर हटा दें, सकेंगे। एहतसाब करके छोड़ें। अच्छा बादल चलो, आ जाएंगे। बहुत क्या बहुत निशान शुक्रिया है, बता आप दें सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। और कियानी में कहा कि आप हमारी हुकूमत हटा दें, लेकिन हम एहतसाब करके छोड़ेंगे। इजाज़त दीजिए।